एनआरआई बायर्स के लिए इंडिया में प्रॉपर्टी लेना सेफ है या लीगल मीज? लेट्स डिकोड द रियलिटी आरबीआई टैक्स और लॉ के पर्सपेक्टिव से। हेलो एंड वेलकम टू थिंग्स टू गेट पावर्ड बाय nobrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and a subscription fee. यहाँ हम प्रॉपर्टी के लीगल टैक्स और रेगुलेटरी टॉपिक्स को बनाते हैं सिंपल, रियल और अंडरस्टैंडेबल, बिना किसी ब्रोकरेज के और बिना किसी कंफ्यूजन के। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे एनआरआई का डेफिनेशन क्या है प्रॉपर्टी लॉज के कंटेक्स्ट में, कौन से प्रॉपर्टीज एनआरआई परचेज कर सकते हैं, आरबीआई के गाइडलाइंस क्या कहते हैं, टैक्सेशन रूल्स, टीडीएस, कैपिटल गेन्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट, इनहेरिटेंस और विल से रिलेटेड क्लॉजेस, पावर ऑफ अटॉर्नी से बाइंग या सेलिंग का प्रोसेस, टिप्स टू अवॉइड स्कैम्स एंड लीगल डिस्प्यूट्स, एंड फाइनली क्या ये इन्वेस्टमेंट स्मार्ट है या रिस्की। तो अगर आप या आपका कोई क्लोज रिलेटिव एनआरआई है, ये वीडियो उनके लिए एक कंप्लीट गाइड बनने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक से। एनआरआई कौन होता है और उनका लीगल स्टेटस क्या कहता है इंडिया में। अब देखते हैं हु इज कंसिडर्ड एज एन एनआरआई। सबसे पहले क्लियर करते हैं कि एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन, लेकिन लीगली ये कोई इमोशनल या नेशनैलिटी बेस्ड टर्म नहीं है। ये इनकम टैक्स एक्ट और फेमा, जिसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनके रूल्स पे बेस्ड होता है। अगर आप इंडिया के बाहर 182 डेज या उससे ज्यादा टाइम एक फाइनेंशियल ईयर में रहते हो, या फिर आपका इनकम का प्राइमरी सोर्स इंडिया के बाहर का है, तो आप एनआरआई कंसिडर होते हो। तो आप प्रॉपर्टी लॉज के कंटेक्स्ट में एनआरआई कंसिडर होते हो। अब देखते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनमें भी मेजोरिटी केसेस में एनआरआई के जैसे ट्रीटमेंट पाते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, इंडिया में एनआरआई कौन से टाइप के प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। आरबीआई ने कुछ क्लियर रूल्स दिए हैं जो फेमा के अंडर आते हैं। सबसे पहले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, एनआरआईज वन या मल्टीपल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं, जैसे फ्लैट, बंगलो, विला, अपार्टमेंट रेडी टू मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज, जैसे ऑफिस स्पेसेस, शॉप्स, शोरूम्स, ये सभी ले सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन लैंड, फार्म हाउसेस, ये सब एनआरआईज नहीं ले सकते अनलेस इट्स इनहेरिटेड और गिफ्टेड फ्रॉम समवन एलिजिबल। अब एक प्रो टिप देखते हैं। याद रखिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेना अलाउड है, बट बिल्डर तेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ये तो क्लियर हो गया है कि क्या खरीद सकते हो, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कैसे खरीदोगे। अब देखते हैं आरबीआई एंड फेमा के गाइडलाइंस प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस फॉर एनआरआई। एनआरआईज को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आरबीआई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन इनकी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन आईएनआर में हो, दूसरा फंड ट्रांसफर होना चाहिए थ्रू बैंकिंग चैनल्स, जैसे एनआरई, एनआरओ और एचसीएनआर अकाउंट्स। नेक्स्ट कैश डील स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, और एंड में पीओए यानी पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड होना चाहिए इफ बायर इज नॉट इन इंडिया। फिर द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज प्रॉपर्टी डील करते वक्त एनआरआई अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करे, चेक, एनईएफटी या आरटीजीएस आप प्रिफर्ड। लेट्स नाउ लुक एट द टैक्स एंगल। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। अब देखते हैं टैक्स रूल्स फॉर एनआरआई प्रॉपर्टी बायर्स। नॉन रेसिडेंट इंडियंस को भी टैक्स रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं टू बाय अ प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो चलिए इन्हें समझते हैं। फॉर स्टार्टर्स, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेस। अगर एनआरआई प्रॉपर्टी बाय करते हैं और सेलर एनआरआई या इंडियन कोई भी हो, तो टीडीएस डिडक्शन होता है। For example, if property is greater than 50 lakhs, तो 1% TDS for resident sellers. लेकिन for NRI sellers, 20% plus surcharge and cess TDS is applicable. लेकिन हमेशा याद रखें, always collect TDS certificate for proof purpose. Next up is income from property. अगर किसी एनआरआई ने प्रॉपर्टी रेंट पर दी है, तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। एज वी नो, rental income is equal to taxable under income from house property. As we know, rental income यानी taxable under income from house property. तो standard deduction 30% allowed होता है, और property tax भी deduct होता है। और एंड में है कैपिटल गेन्स टैक्स।
अगर आप फ्यूचर में प्रॉपर्टी बेचते हो तो लेस देन 2 इयर्स के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है और मोर देन 2 इयर्स के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। एनआरआईज को टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है वाइल सेलिंग, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई हमेशा यही अवेलेबल हो। तो उस केस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पावर ऑफ अटॉर्नी। अब देखते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। जब एनआरआई इंडिया में नहीं होते हैं तो क्या कर सकते हैं। पीओए का यूज कॉमन होता है एनआरआई ट्रांजैक्शंस में। जैसे बायर या सेलर किसी क्लोज फैमिली मेंबर को पीओए दे सकते हैं। पीओए प्रॉपर्ली नोटराइज्ड होना चाहिए इंडियन एम्बेसी में और पीओए होल्डर को रजिस्ट्रेशन पे भी ले जाना होता है। अब एक नोट कर लीजिए, मिसयूज से बचने के लिए लिमिटेड पीओए इशू करें, बस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए ही। लेकिन अगर केस टोटली डिफरेंट हो तो लेट्स सी कि गिफ्टिंग, इनहेरिटेंस और विल के केस में क्या होता है। अगर किसी एनआरआई को प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ऑफ कोर्स गिफ्ट भी अलाउड है फ्रॉम अ रिलेटिव एज पर द आईटी एक्ट डेफिनेशन। और तो और गिफ्ट भी टैक्स फ्री है अगर रिलेटिव से मिला हो तो। और विल के जरिए भी प्रॉपर्टी लीगली मिल सकती है, लेकिन म्यूटेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट का म्यूटेशन प्रोसेस अलग होता है, इसलिए लोकल लॉयर या एजेंट से क्लैरिटी ले। लेकिन ऑफन एनआरआईज काफी प्रोन होते हैं फ्रॉड्स और ट्रैप्स को। तो लेट्स लुक इनटू दिस मैटर डीपली। इंडिया में प्रॉपर्टी फ्रॉड्स बहुत कॉमन है, स्पेशली जो बायर दूर हो। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनिए और ये स्टेप्स फॉलो कीजिए। सबसे पहले बिल्डर का रेरा नंबर वेरीफाई करें, फिर लैंड टाइटल एंड एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट चेक करें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जरूर ले, लॉयर से रजिस्ट्री प्रोसेस वेरीफाई कराए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नेवर पे इन कैश और इनफॉर्मल चैनल। फ्रॉड होने के बाद लीगल फाइट लॉन्ग एंड पेनफुल होती है, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर। अब ये सब तो क्लियर हो गया है, लेकिन क्या एनआरआईज को इंडिया में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सेकेंड होम लोन एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर, now let's say, is second home in India a good idea for NRIs? सेकेंड होम लेना एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर रिटायरमेंट या फ्यूचर रिलोकेशन प्लान है, रेंटल इनकम या वेकेशन होम का आइडिया है, या इमोशनल कनेक्शन है होम टाउन से। प्रॉब्लम ये आती है कि टैक्स फाइलिंग, टीडीएस, डबल टैक्सेशन और सब पेपर वर्क मैनेज करना पड़ता है। और टेनेंसी लॉज, लोकल लीगल सपोर्ट, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस भी कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो तो इंडिया कैन बी अ ग्रेट प्लेस टू इन्वेस्ट इमोशनली एंड फाइनेंशियली। तो दोस्तों, अगर आप एनआरआई हो या आपका कोई रिलेटिव इंडिया में प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो ये वीडियो उनके लिए एक कंप्लीट गाइड है। आरबीआई के रूल्स, टैक्सेशन डिटेल्स, लीगल ट्रैप्स टू अवॉइड, पीओए और इनहेरिटेंस के क्लियर स्टेप्स। नॉलेज पावर है, लेकिन रियलिस्टिक में इन्फॉर्म्ड एक्शन सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कमेंट में बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और क्लैरिटी चाहिए। और अगर आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड मिस किया होगा और अगर आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा, बेंचेस ऑफ रेरा, स्टेट वाइज डिफरेंसेस इन रेरा रूल्स, तो उसे भी जरूर देखिए। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हर स्टेट का रेरा क्यों अलग बिहेव करता है और कंप्लेन फाइल करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ऑथेंटिक रियल एस्टेट साइट्स के लिए सब्सक्राइब करें nobrokerage.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए थिंग्स टू केयर के साथ, जहां हम बात करेंगे एक और टॉपिक पे जो हर बायर के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।